स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आपकी हिंदी टीजीटी एंड पीजीटी की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लासेस हमारी चल रही हैं। पिछली क्लासेस में हमने देखा था सिद्ध साहित्य से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि हम टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो निश्चित रूप से परीक्षा में आनी है और गारंटेड है इस चीज़ें कि ये प्रश्न आपके यहीं से बनने हैं। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे लौकिक साहित्य, क्योंकि आदिकालीन साहित्य जिसको 3 भागों में विभक्त किया गया। आपका सिद्ध साहित्य ब्रॉडली आपको 3 मिलता है, कहीं पे आपको कुछ और भी मिल सकता है, एक्स्ट्रा 4 या 5 भी मिल सकते हैं, लेकिन जो मुख्य है वो 3 ही टाइप के आपको मिलेंगे, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य, जिसमें हम सिद्ध साहित्य तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज लौकिक साहित्य के कुछ रचनाएं हैं जिनसे प्रश्न बहुत बना है, अलग अलग तरह से बना है, कुछ डीप क्वेश्चंस भी बने हैं, वो सारे हम एक एक करके देखेंगे। सिर्फ आपको मैं पॉइंट्स को क्लियर कराती चलूँगी, लेकिन हर पॉइंट्स को आपको याद रखना है, उसकी जो डिटेल्स है वो मैं आपको ज़रूर समझाते और बताते हुए चलूँगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगी, चीज़ें याद रहेगी तो प्रश्न तो आप हल कर ही लेंगे। बाकी 100 प्रश्नों के मॉक टेस्ट के लिए भी आपको रेडी रहना है रासो साहित्य कंप्लीट होने के बाद। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, लौकिक साहित्य में बहुत सारी रचनाएं हैं। अब इनमें से ये मत सोचिएगा कि बोर्ड पे जितनी लिखी है बस उतनी ही आपको बताऊंगी, और अभी हम लोग देखेंगे, क्लास थोड़ी सी लॉन्ग चल सकती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूछी गई एक रचना है वो है राउल वेल। ये इतनी बार पूछी गई है और अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, चाहे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, आपका यूपी टीजीटी पीजीटी तो पूछा ही गया है। तो राउल वेल से बहुत ज़्यादा प्रश्न बने हैं, और प्रश्न क्या क्या किन किन पॉइंट से बन सकते हैं हम वो देख लेते हैं। तो पहली बात तो राउल वेल जो है वो आता है लौकिक साहित्य के अंतर्गत। तो एक ये प्रश्न आपका बन सकता है कि जो राउल वेल है ये आदिकाल के कौन से साहित्य से आता है। सिख साहित्य, सिद्ध साहित्य। सिख साहित्य होता नहीं है, आदिकाल में है ही नहीं, लेकिन ये 4 ऑप्शन करने के लिए दे देता है, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है, लौकिक साहित्य लगाना है। इसका जो टाइम माना गया है, समय माना गया है, वो 10वीं से 11वीं सदी माना गया है कि ये जो 10वीं से 11वीं सदी की रचना है, ठीक है। रोड़ा कवि इसके रचयिता हैं, ये प्रश्न बन चुका है। तो राउल वेल के रचयिता है रोड़ा कवि। कहीं पे आपको रोड भी लिखा मिल सकता है, डा होगा, यानी कि इसमें जो है आपका ये मात्रा नहीं भी लगी मिल सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चाहे मात्रा लगी हो नहीं लगी हो, एक ही चीज़ है। अब इसके बाद फिर एक यहाँ से प्रश्न बना था कि निम्न में से कौन एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, ठीक है, ये प्रश्न बन चुका है। तो राउल वेल आपका गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। तो क्या है ये, चंपू काव्य है, इसमें गद्य और पद्य दोनों चीज़ें हैं। इससे प्रश्न बना था, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक ये प्रश्न था कि कौन सी रचना में जो है नायिका का नखशिख वर्णन किया गया है। तो नखशिख वर्णन, नखशिख सौंदर्य का जो वर्णन हमें मिलता है वो हमें मिलता है राउल वेल में। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि सबसे पहले अगर आता है कि सबसे पहले नखशिख सौंदर्य का वर्णन जो है वो कौन सी रचना या कौन से ग्रंथ में किया गया है, तो राउल वेल में किया गया है। रोड़ा कवि उसके रचयिता हैं। तो यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि नखशिख सौंदर्य वर्णन की जो शुरुआत हुई वो राउल वेल से हुई है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिलांकित रचना है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी एक शिलांकित रचना है, उसका भी उत्तर आपका क्या होगा, राउल वेल होगा। ये सारे जो पॉइंट्स बता रही हूँ इनको रटते चलिए, याद करते चलिए या फिर नोट्स बनाते चलिए। कितना आपके लिए काम आएगा ये आपको खुद रियलाइज़ होगा मॉक टेस्ट के टाइम पे। अब इसमें जो है संयोग श्रृंगार जो है प्रयुक्त हुआ है, एक तरह से ये संयोग श्रृंगार के आधारित रचना है कह सकते हैं हम। भयाड़ी माता प्रसाद गुप्त द्वारा ये संपादित है। हालांकि इससे प्रश्न तो नहीं बना है अभी तक, मतलब मेरी नज़र पे नहीं पड़ा है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पड़ा हो, लेकिन बन सकता है। तो सबसे पहले भयाड़ी ने जे इसको संपादित किया था, भयाड़ी ने सबसे पहले संपादित किया था। उसके बाद माता प्रसाद गुप्त जी ने भी इसको, जो भी इसके प्रमाणिक अंक थे, प्रमाणिक पाठ थे, उसको संपादित किया। तो ये थोड़ा सा एक लाइन आप एक्स्ट्रा याद कर लीजिए। इन सब से प्रश्न ऑलरेडी बन चुका है, जिससे प्रश्न बना है वो सारी चीज़ें हमें छोड़नी नहीं है। तो ये हो जाता है आपका राउल वेल। तो अभी हमने कितना याद किया राउल वेल के बारे में, फटाफट रिवाइज करते हैं। राउल वेल 10वीं 11वीं सदी का है। रोड़ा कवि इसके रचयिता हैं। ये चंपू काव्य है जिसमें गद्य पद्य दोनों हैं। नखशिख सौंदर्य का वर्णन सबसे पहले राउल वेल में मिलता है। शिलांकित रचना है संयोग श्रृंगार। अब जाहिर सी बात है नखशिख सौंदर्य है, आप इससे भी याद कर लीजिए, श्रृंगार है इसमें। भयाड़ी द्वारा संपादित था ये सबसे पहले, और उसके बाद माता प्रसाद गुप्त जी ने भी इसका संपादन किया। बार बार रिपीट इसलिए करते हैं कि 2-3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है वसंत विलास।
नाम से क्या लग रहा है, वसंत, वसंत ऋतु, है ना। तो इसमें जो है वसंत ऋतु की जो मादक सौंदर्य होता है कहीं ना कहीं उसका पूरा वर्णन यहाँ पे चित्रण मिलता है। और क्या क्या इसके बारे में जो है, इसके हालांकि रचयिता अज्ञात हैं अभी, ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी इनकी विशेषता हैं जो पूछी जाती हैं। तो पहली बात तो ये अलौकिक श्रृंगारिक कृति है। अब जाहिर सी बात है, वसंत ऋतु नाम ही है, वसंत का जो है उसमें वर्णन है, तो उसे श्रृंगारिक कृति ही होगी। इसमें स्त्री पुरुष प्रकृति तीनों के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। स्त्री पुरुष प्रकृति तीनों के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो ये 2 पॉइंट इसके बारे में इम्पॉर्टेंट थे। एक और इस यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से किसमें या फिर बसंत विलास में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो बसंत ऋतु का, नाम से ही समझ में आ जाता है ना, ईजी है। इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है काफ़ी, ढोला मारूरा दूहा, ये बहुत पूछा जाता है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इधर हो जाती हूँ मैं, इधर से थोड़ा फ्लैश आता है। ढोला मारूरा दूहा ये 11वीं सदी की रचना मानी जाती है, ठीक है। ढोला मारूरा दूहा रट लीजिए, 11वीं सदी इसकी जो है टाइम माना जाता है। अब इसके बारे में खास बातें क्या है जहाँ से प्रश्न बन सकता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनके कवि रचयिता कौन हैं, तो कवि कल्लोल इनके रचयिता हैं, ठीक है। कवि कल्लोल ने इसकी रचना की है, ढोला मारूरा दूहा, याद रखिएगा। इसके बाद फिर इसमें जो है, इसमें वियोग श्रृंगार है, इसमें वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है, यानी कि रस कौन सा है, वियोग श्रृंगार है, ठीक है। श्रृंगार में आपका 2 होता है, एक संयोग होता है, एक वियोग होता है, तो ये वियोग वाला है। अब इसमें देख लेना है आपको, ढोला और मारवाड़ी 2 नाम आपको मिलते हैं। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से इस तरह से बन जाता है कि ढोला मारूरा दूहा की जो है नायिका का नाम क्या है या नायक का नाम क्या है। तो नायक का नाम है ये ढोला, ये जो रचना है उसका नाम ही ये इसी पे रखा गया है। ढोला जो है इसके नायक का नाम है। अब जाहिर सी बात है, श्रृंगार रस है तो उसमें नायक भी होगा, नायिका भी होगी, है ना, जाहिर सी बात है। और मारू जो वर्ड यूज़ हुआ है मारवाड़ी के लिए हुआ है, तो मारवाड़ी जो है इसकी नायिका है और मारवाड़ी के ही विरह का इसमें वर्णन हुआ है, इसमें वर्णन हुआ है मारवाड़ी के विरह का। ढोला इसका नायक है, रट लीजिए इसको। अब आते हैं कि इसमें भाषा कौन सी प्रयुक्त हुई है, या एक प्रश्न इससे ये बना था कि ढोला मारूरा दूहा जो है कौन से क्षेत्र का जो है प्रमुख रचना है, कौन से क्षेत्र से संबंधित, इस तरह से। तो बेसिकली ये राजस्थानी लोक भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है, तो इस वजह से हम यही कहेंगे कि राजस्थानी, जब ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है तो राजस्थान आपको टिक करके आना है वहाँ पे ढोला मारूरा दूहा के लिए, ठीक है। राजस्थानी लोक भाषा का इसमें प्रयोग, और बाकी इसमें पंजाबी वगैरह की, राजस्थानी पंजाबी की बोलियों का भी प्रभाव इसकी भाषा में हमें देखने में मिल जाता है। अब नेक्स्ट रचना जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राउल वेल की तरफ, वो है संदेश रासक। इसको आपको इसका एक पॉइंट भी भूलना नहीं है, ये निश्चित रूप से इससे प्रश्न आता है, तो इसको देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक भी पॉइंट भूलना नहीं है। संदेश रासक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रचनाकार हैं अब्दुर रहमान, इसके रचनाकार हैं। और अब्दुर रहमान के बारे में अगर बात करते हैं तो अब्दुर रहमान के बारे में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि ये पहले हिंदी के पहले मुस्लिम कवि थे, यानी कि हिंदी के ऐसे कवि जो मुस्लिम थे, अपनी कास्ट से या रिलीजन से मुस्लिम थे, वो थे अब्दुर रहमान। तो इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी जिक्र जो है आपको मिलेगा। इसके बाद फिर ये जो था आपका संदेश रासक, वो 3 प्रक्रम में विभाजित था। ये रचना जो है वो 3 प्रक्रम में विभाजित थी। 11वीं 12वीं सदी की रचना है, जाहिर सी बात है। 3 प्रक्रमों में विभाजित है, क्या क्या, मंगलाचरण पहला, दूसरा विरह वर्णन दूसरा, और आपका आखिरी क्या है, षड्ऋतु वर्णन। तो 3 प्रक्रम में विभाजित है आपका संदेश रासक, ठीक है। अब देख लेते हैं संदेश रासक 3 प्रक्रमों में विभाजित हो गया। अब इसमें टोटल छंद कितने हैं, तो ये आपको जिक्र मिलता है आपका 223 छंदों का वर्णन इसमें आपको मिल जाता है। इसके बाद वियोग श्रृंगार, इसमें रस कौन सा है, कौन से रस की प्रधानता है, तो वियोग श्रृंगार है, याद रखना है आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ये वाला है, यहाँ से अगर प्रश्न बनता है, आदिकाल का मेघदूत किस रचना या किस ग्रंथ को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न सुन के ही लग रहा है कि हाँ इम्पॉर्टेंट है। तो आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है संदेश रासक को। रचयिता कौन है, अब्दुर रहमान। 3 प्रक्रम में विभाजित है। यही सारी चीज़ें, पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपका आता है अगला उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इससे भी प्रश्न बहुत बना हुआ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये देखने में कुछ कुछ व्याकरण ग्रंथ जैसा लगता है, ठीक है, व्याकरण ग्रंथ की तरह लगता है। इसकी रचना जो की थी राजकुमारों को देशी भाषा सिखाने के उद्देश्य से इसकी रचना की गई थी, है ना।
कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। तो दामोदर भट्ट जो कि इसके रचयिता हैं दामोदर भट्ट, और इन्होंने ऐसा माना है, दामोदर भट्ट ने स्वयं ये माना है कि इस की जो भाषा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण की वो अपभ्रंश है, इनका स्वयं का ऐसा मानना है। इसके बाद ये एक गद्य ग्रंथ है और ये भी कहा जाता है कि आदिकाल का ये एक गद्य ग्रंथ है। ज़्यादातर तो पद्य की ही रचनाएं हुई, आप लोगों ने देखा कभी ही हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, काव्य यही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो है एक आपका गद्य ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, रचयिता दामोदर भट्ट। अपभ्रंश भाषा है इसकी, जिसको दामोदर भट्ट ने माना है उनके अनुसार तो इसकी अपभ्रंश भाषा है, लेकिन सुनीति कुमार चटर्जी ने ऐसा माना है कि इसकी जो भाषा है वो प्राचीन कौशली है। प्राचीन कौशली भाषा, या फिर साधारण भाषा में मैं क्या कह सकती हूँ, अवधी आप मान लीजिए, अवधी है, ठीक है। तो प्राचीन कौशली मतलब अवधी भाषा माना है सुनीति कुमार चटर्जी ने। तो प्रश्न बेसिकली यहाँ किससे बनेगा, किसकी रचना किसने की है, कौन सा एक गद्य ग्रंथ है, यहाँ से आ सकता है प्रश्न। ये भाषा से जनरली इसका प्रश्न बनेगा नहीं उक्ति व्यक्ति प्रकरण का, लेकिन अगर बनता है तो अगर पूछता है सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार बताइए, तब तो ठीक है, आपको प्राचीन कौशली बता देना है, अवधि जो भी ऑप्शन में रहेगा दोनों में से। लेकिन अगर नॉर्मल पूछता है कि बताइए इसकी भाषा क्या है, तो क्या बताएंगे, बिल्कुल अपभ्रंश ही बताना है, कोई भी डाउट नहीं, क्योंकि खुद जब रचनाकार का यही मानना है कि भाई हमने अपभ्रंश में लिखा है तो अपभ्रंश आपको लगा देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये सारे पॉइंट्स याद कर लीजिए। अगला देखते हैं, हमारी जो अगली रचना यहाँ पे आती है वो आती है वर्ण रत्नाकर, 1325 ईस्वी इसका जो है समय माना गया है। तो वर्ण रत्नाकर भी अच्छी जो है ग्रंथ है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये भी एक गद्य ग्रंथ है, ठीक है, ये भी एक गद्य ग्रंथ है। इसके रचयिता है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो रचयिता तो सभी ग्रंथों के, सभी रचनाओं के आपको रट के ही रखना है, क्योंकि वो सिर्फ टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में नहीं, वो कहीं भी पूछा जा सकता है अगर हिंदी साहित्य उसमें आपका सब्जेक्ट है तो, है ना। तो ये आपको वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने इसकी रचना की है। ये भी एक गद्य ग्रंथ है जो कि 8 कल्लोल में विभाजित है, ठीक है, किसमें, 8 कल्लोल में, यहाँ पे देखिए लिखा है तो देख लीजिए इसको, 8 कल्लोल में विभाजित है। अब यहाँ पे अवहट्ट शब्द का प्रथम प्रयोग जो है वो आपको वर्ण रत्नाकर पे मिलता है। तो ये एक जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए कि अवहट्ट शब्द का, हालांकि विद्यापति की रचनाओं में भी मिलता है, कीर्ति लता में शायद मिल जाता है आपको, तो अवहट्ट शब्द का जो पहला प्रयोग वो मिलता है वो आपको कहाँ मिलता है, वर्ण रत्नाकर में मिलता है। तो ये मेन कुछ पॉइंट्स थे, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आपको रचनाकार के नाम याद रखने हैं और ये अवहट्ट शब्द का प्रथम प्रयोग, ये चीज़ याद रखनी है। अब इसके बाद आपका आता है प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम ये एक छंद शास्त्र विषयक रचना है और जो समाज के विभिन्न वर्ग होते हैं सभी की आर्थिक दशा जो है उसका चित्रण यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, किसमें, प्राकृत पैंगलम में। तो ये आर्थिक दशा वाला पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न इस तरह से बनता है कि निम्न में से कौन सी रचना में विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों की आर्थिक दशा देखने को मिल जाती है, तो फिर उसमें आपका आंसर होगा प्राकृत पैंगलम। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है आपका रणमल छंद। रणमल छंद 1397 ईस्वी इसका जो है समय माना गया है रणमल छंद का। थोड़ा सा इसको समझेंगे, रचयिता इसके कौन है, श्रीधर है। रचयिता पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। किसका वर्णन है कि ये याद कर लीजिए। तो इसमें ईडर के राठौड़ राजा रणमल का की वीरता का चित्रण है, इन्हीं के नाम पे, देखिए रणमल छंद, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे ही इस ग्रंथ का नाम ही रखा गया है, रणमल छंद। तो इसमें गेस करने में या याद रखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये एक वीर प्रशस्ति है, जाहिर सी बात है, अब वीरता का वर्णन है तो वीर प्रशस्ति होगी, है ना। तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में। अब देखिए रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने आपको वो सारी रचनाएं बताई हैं जिससे प्रश्न आज तक बनते रहे हैं ज़्यादा। बाकी आपको जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगी तो कुछ आपको और भी नए देखने को मिलेंगे जिनसे क्वेश्चन रेयर ही एग्जिस्ट हुए हैं, मतलब पूछे गए हैं, अपीयर हुए हैं, बट फिर भी उनकी सारी डिटेल्स आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएगी। तो हमने आज क्या देख लिया, हमारा कंप्लीट हो गया है जो एक इम्पॉर्टेंट रचनाएं थी जिससे ज़्यादा प्रश्न बने हैं, कई बार बने हैं लौकिक साहित्य के। अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रासो साहित्य। तो कल की क्लास में हम देखेंगे रासो साहित्य, क्योंकि रासो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सिद्ध के बाद रासो ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दोनों। तो कल की क्लास में देखते हैं रासो। कल की क्लास मिस मत करिएगा, डेली शाम को 7:30 बजे हमारी क्लास होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।